और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, आज श्रद्धा हत्याकांड के आरोपी आफ्ताब की कोर्ट में पेशी होनी है। दिल्ली के साकेत कोर्ट में ये पेशी होगी। दिल्ली पुलिस आफ्ताब की रिमांड बढ़ाने की मांग करेगी। आफ्ताब के नार्को टेस्ट की भी इजाजत मांगेगी पुलिस। और आफ्ताब पर अभी भी ये जानकारी मिल रही कि सब कुछ सच नहीं बता रहा, आरोप लग रहा है। पुलिस जांच में वो सहयोग बिल्कुल नहीं कर रहा है। पुलिस के लिए बड़ी चुनौती है। श्रद्धा का मोबाइल और उसके शव का सिर तलाशने की कोशिश पुलिस कर रही है, लेकिन एक बहुत बड़ी चुनौती पुलिस के सामने अभी भी है, क्योंकि आफ्ताब ना ही सहयोग कर रहा है पुलिस का और ना ही वो सच बता रहा है। सच बोलेगा आफ्ताब। कब तक चुप्पी साधेगा आफ्ताब? पुलिस पूछेगी, आफ्ताब बोलेगा, राज खुलेगा। नार्को टेस्ट से नहीं बच पाएगा आफ्ताब। आफ्ताब ने अब तक कितना सच और कितना झूठ बोला? आफ्ताब का नार्को टेस्ट। पहले बेपनाह मोहब्बत, फिर लिव इन और बेरहमी से कत्ल। श्रद्धा हत्याकांड में अब तक तहकीकात में यही सब जानकारियां मिली हैं, लेकिन श्रद्धा के कत्ल की असली वजह क्या थी? आफ्ताब ने श्रद्धा की हत्या की प्लानिंग पहले ही कर ली थी या उसने अचानक मर्डर किया? आफ्ताब ने श्रद्धा के शव के टुकड़े कहां कहां फेंके? आफ्ताब का परिवार कहां गायब हो गया? क्या आफ्ताब के परिवार ने गुनाह छिपाने में मदद की? ये तमाम वो सवाल हैं जिनका जवाब पुलिस तलाश रही है, लेकिन आरोपी आफ्ताब बार बार गुमराह कर रहा है। इसलिए पुलिस अब आफ्ताब का नार्को टेस्ट कराना चाहती है। गर्लफ्रेंड के 35 टुकड़े करने के आरोपी आफ्ताब से सच उगलने के लिए पुलिस को नार्को टेस्ट पर ही भरोसा है। इसलिए साकेत कोर्ट में एक अर्जी दी गई है, जिसमें आफ्ताब का नार्को टेस्ट कराने की इजाजत मांगी गई है। पुलिस को उम्मीद है कि नार्को टेस्ट के बाद आरोपी को सजा दिलाने में अहम जानकारी हासिल की जा सकेगी। जांच सही और सटीक हो, इसके लिए पुलिस की एक टीम उस फ्लैट पर पहुंची जहां आफ्ताब ने हत्या की वारदात को अंजाम दिया था। तो ये हत्याकांड सामने आया है, उसके बाद से पुलिस के लिए काफी ज्यादा चुनौतियां थी। और अब देखिए, इसी फर्स्ट फ्लोर पे पहले तल्ले पे देखिए जो पुलिस है अब वो निकल रही है अंदर से, और अब धीरे धीरे करके जो है आपको पुलिस के सिपाही दिखेंगे। यही वही पहला फर्स्ट फ्लोर है जहां पे जो है श्रद्धा और आफ्ताब रहते थे। और यहाँ अभी दिल्ली पुलिस की टीम पहुंची है, एसीपी खुद मौके पे मौजूद है, इसके साथ साथ एफएसएल की टीम आई है, स्पेशल जो ब्रांच है इनकी टीम आई है। और ये सारे लोग यहाँ पे पहुंच के इस बात की तहकीकात कर रहे हैं कि आखिर अंदर क्या क्या चल रहा था उस दिन, क्या क्या हुआ और क्या कुछ एविडेंस अभी भी अंदर बचा हुआ है। मैं तस्वीरों के जरिए आपको दिखाना चाहूंगा। जो टीम है वो अब धीरे धीरे करके पहले तल्ले से नीचे आ रही है, और ये टीम अब जाएगी और वापस आफ्ताब से जो जो चीजें बरामद हुई है वो क्रॉस चेक करेगी। जानकारी के मुताबिक श्रद्धा का कातिल आफ्ताब जांच में सहयोग नहीं कर रहा है। वो श्रद्धा के मोबाइल फोन और जिस हथियार से शव के कई टुकड़े किए, उसकी जानकारी पुलिस को नहीं दे रहा है। इस मामले में जांच तेज करने के लिए पुलिस श्रद्धा के पिता को मुंबई से दिल्ली बुला सकती है। आफ्ताब से पूछताछ और उसके मोबाइल की जांच के बाद पुलिस को कई अहम जानकारियां मिली हैं। आफ्ताब के फोन की सर्च हिस्ट्री से पुलिस को पता चला है कि उसने साल 2010 के देहरादून के चर्चित अनुपमा गुलाटी हत्याकांड के बारे में भी सर्च किया था। अनुपमा हत्याकांड भी बिल्कुल श्रद्धा हत्याकांड की तरह ही हुआ था। उसमें भी अनुपमा के पति राजेश गुलाटी ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी थी। अनुपमा के पति राजेश गुलाटी ने अपनी पत्नी की हत्या कर शव के 72 टुकड़े कर उसे ठिकाने लगाया था। इसलिए आफ्ताब ने अनुपमा हत्याकांड से जुड़ी जानकारियां जुटाई
और उसी तरीके से श्रद्धा के शव को ठिकाने लगाया। आफताब ने शुरुआत से ही मुंबई और दिल्ली पुलिस दोनों को चकमा देने की कोशिश की और पुलिस के सामने कहा था कि श्रद्धा 22 मई को झगड़े के बाद घर छोड़कर चली गई थी, जबकि जांच के बाद ये पता चला कि श्रद्धा की हत्या 18 मई को ही कर दी गई थी। आफताब ने पुलिस से कहा था कि घर से जाते वक्त वो सिर्फ अपना मोबाइल फोन ले गई थी, लेकिन पुलिस ने जब आफताब और श्रद्धा के कॉल रिकॉर्ड और उसकी लोकेशन की जांच की तो पता चला कि श्रद्धा का फोन आफताब के पास ही था। ऐसी ही कई कड़ियां हैं जिन्हें जोड़ते हुए पुलिस आगे बढ़ रही है, मगर आफताब जिस तरह से गुमराह कर रहा है उससे पुलिस की चुनौतियां बढ़ गई हैं। इसलिए पुलिस नार्को टेस्ट की तैयारी कर रही है। आइए अब आपको बताते हैं नार्को टेस्ट क्या है और कैसे होता है। अपराधी से सच उगलवाने के लिए नार्को, फॉरेंसिक एक्सपर्ट, डॉक्टरों की मौजूदगी में टेस्ट, मनोवैज्ञानिक भी मौजूद रहते हैं। ट्रुथ ड्रग नाम की दवा दी जाती है जिससे सचेत दिमाग सुस्त हो जाता है, अपराधी की लॉजिकल स्किल कम हो जाती है, अपराधी सोच समझकर जवाब देने की हालत में नहीं रहता। कंप्यूटर स्क्रीन के सामने टेस्ट होता है, स्क्रीन पर अपराध से जुड़ी तस्वीरें दिखाई जाती हैं। नार्को टेस्ट के जरिए पुलिस पूरा सच सामने लाना चाहती है। गुरुवार को आफताब की कोर्ट में पेशी भी होनी है, जिसमें पुलिस आरोपी का कुछ और दिन की रिमांड मांग सकती है। यानी श्रद्धा हत्याकांड में अभी भी कई ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब पुलिस को नहीं मिला है। अब देखना होगा कि जांच का दायरा कहां तक जाता है और आगे क्या क्या खुलासे होते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत। तो श्रद्धा मर्डर केस के तार देश के 3 बड़े शहरों से जुड़े हैं, मुंबई, गुरुग्राम और देश की राजधानी दिल्ली। आखिर आफताब इन शहरों से क्या कनेक्शन है? आफताब का दिल्ली वाला दोस्त कौन है? आफताब कभी महिला अधिकारों का भी पैरोकार बनता था तो कभी फूड ब्लॉगर। आखिर क्यों? जल्लाद आफताब के इन चेहरों के पीछे छिपी हकीकत उजागर करने के लिए टाइम्स नाउ नवभारत ने तीनों शहरों से सुपर एक्सक्लूसिव ग्राउंड इन्वेस्टिगेशन की है और आफताब के गुनाहों को डिकोड कर दिया है। लव जल्लाद आफताब इस वक्त पुलिस की हिरासत में है, लेकिन वो कौन है, क्या करता है, उसके परिवार में कौन कौन है, मुंबई में कहां काम करता था, गुरुग्राम में कहां काम करता था, उसके कौन दोस्त हैं, कैसी संगति में रहता था, क्या श्रद्धा से पहले भी उसकी गर्लफ्रेंड रही थी? ये ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब अब तक पुलिस को भी नहीं पता लगा है। आज हमारी टीम इसे डिकोड करेगी। हमने इन सवालों का जवाब जानने के लिए मुंबई, दिल्ली और गुरुग्राम में हर उस जगह पर ग्राउंड इन्वेस्टिगेशन की जहां से आफताब के तार किसी न किसी तरह से जुड़े हुए थे। ग्राउंड इन्वेस्टिगेशन में सबसे पहले हमने आफताब के परिवार को खोजने की कोशिश की, लेकिन लव जल्लाद के इस कांड के बाद से उसका परिवार अंडरग्राउंड है। 2 महीने पहले वसई से शिफ्ट होकर उसका परिवार कहां गया किसी को नहीं मालूम, लेकिन हमारी टीम ने उस शख्स को खोज निकाला जिसे आफताब ने घर लेने के लिए एग्रीमेंट पर विटनेस दिखाया था। इसमें आपका बकायदा नंबर दिया गया है। आफताब को कैसे जानते थे, कितना जानते थे? हम लोग कॉलेज फ्रेंड्स थे, मतलब हम लोग क्लासेस में साथ में जाया करते थे। उसके बाद हम लोग मैं उसके घर पे जाता था क्योंकि उसकी फैमिली फ्रेंड हो गया था, मैं उसके घर पे जाता था मैं। बट जहाँ तक बात इस रेंट एग्रीमेंट की और जहाँ मेरा नाम मेंशन है उस बारे में मुझे कुछ नॉलेज नहीं है। इस बारे में मैं कुछ आपसे कभी आपका पता, एड्रेस, फ़ोन नंबर या किसी एग्रीमेंट की बात नहीं हुई? पता तो चलो उसको पता था क्योंकि वो फ्रेंड था, बट मेरा बाकी जो डॉक्यूमेंट्स है उसके बारे में नॉलेज नहीं है। अच्छा, आप लोग कितने सालों से दोस्त हैं? किस तरीके के आफताब रहे हैं हमेशा से? उनका अगर थोड़ा सा किरदार आप समझा पाएँ कि खुश मिजाज के थे, एकांत रहते थे? अच्छा फ्रेंड था, फ्रेंडली नेचर था उसका और स्किल्ड, अच्छा टैलेंटेड लड़का है वो। उसके बारे में और ज़्यादा तो मुझे इन डेप्थ नॉलेज ज़्यादा नहीं है क्योंकि हम सिर्फ थोड़े टाइम के लिए मिलते थे। ओके। श्रद्धा को कितना जानते हैं आप? श्रद्धा से भी आपकी मुलाकात हुई है, उनके साथ किस तरीके का रिलेशन था और आफताब और श्रद्धा का कैसा रिलेशन था? अभी मैं जब उसके घर पे जाया करता था तो श्रद्धा को वहाँ पर देखा है मैंने, ठीक है, वो लोग साथ में घूमते थे, ये मुझे पता था। बस उससे ज़्यादा तो मुझे इतना कुछ नॉलेज नहीं है।
बातचीत होती थी हाय हेलो वाला, उससे ज़्यादा कभी मैं इंटरफेयर नहीं करता था। फूड ब्लॉगिंग का जो है वो चीज़ वो करता था और उसमें अभी उनकी इनकम सोर्स आई थिंक यही थी। और उसके बाद आई थिंक उन्होंने कॉल सेंटर कब ज्वाइन किया वो मुझे नॉलेज नहीं है। एक और सवाल का जवाब हर कोई जानना चाहता है, आफताब किस तरह के काम करता था? अगर आफताब की सोशल मीडिया ट्रेस करें तो वो खुद को फूड ब्लॉगर बताता है, वुमन एक्टिविस्ट भी बताता है, लेकिन श्रद्धा के 35 टुकड़े भी करता है और दोस्तों से फरेब भी रचता है। हेलो, जेनिल ठक्कर जी बात कर रहे हैं? हाँ। ठक्कर जी, अंकित बात कर रहा हूँ। ठक्कर जी, एक इन्फॉर्मेशन चाहिए था आपसे कि ये जो आफताब का जो केस था, आफताब पूना वाला, आप जानते ही होंगे। तो सर, इन्होंने जो घर रेंट पे लिया था, जिसमें सर एग्रीमेंट में आपके विटनेस आपका बताया जा रहा है और आपका नाम है, तो मुझे सिर्फ इतना जानना है, मुझे इतना जानना है कि आपको कुछ इस बारे में बताए कि उन्होंने आपका नाम दिया है, नहीं दिया था विटनेस में कुछ? मुझे भी अभी पता चला, आपके पहले टीओआई वालों ने कॉल किया था तभी पता चला कि उसने मेरा नाम नंबर दिया। उसके लिए आपका सिर्फ एक क्लियरिफिकेशन, कि आपका सिर्फ एक 2 मिनट का क्लियरिफिकेशन चाहिए था कि आपको यूज नहीं हुआ इसमें। मैं उसके आगे कुछ भी आपको नहीं पूछूंगा कि क्या है क्या नहीं है, सिर्फ क्लियरिफिकेशन के लिए, वो जो आपके सेफ्टी के लिए भी बहुत बेनिफिशियल है कि आप सेफ हो जाओगे। आपकी बात बराबर पर नहीं। बेहद पोशीदा रहने वाले आफताब ने खुद को रहस्य के ऐसे लबादे से ढक रखा था कि उसके बारे में उसके दोस्त भी ज्यादा नहीं जानते थे। धोखे से अपने दोस्तों का इस्तेमाल करना उसके लिए नई बात नहीं थी। मुंबई में उसका परिवार अंडरग्राउंड है, उसके दोस्त ज्यादा कुछ उसके बारे में बता नहीं पा रहे हैं। लिहाजा हमने रुख किया गुरुग्राम का, जहां आफताब ने श्रद्धा के टुकड़े करने के बाद कॉल सेंटर में जॉब शुरू की थी। इस वक्त मैं गुरुग्राम के DLF फेज 2 में मौजूद हूँ, जहाँ पर आफताब नाम का दरिंदा, जिसने श्रद्धा के शव के 35 टुकड़े किए थे और उसके बाद वो शख्स इसी कॉल सेंटर में काम करता था। यानी कि वो जो दरिंदा है वो इसी कॉल सेंटर में काम करता था, जो कॉल सेंटर ठीक मेरे पीछे है। दरिंदा है, उस शख्स का हाव भाव थोड़ा सा संदिग्ध रहता था, वो लोगों से ज्यादा घुलता मिलता नहीं था, लेकिन लोगों को यह अंदाजा नहीं था कि उनके साथ काम करने वाला शख्स, उनके बीच में बैठने वाला शख्स इतना बड़ा दरिंदा हो सकता है, जो अपनी ही प्रेमिका के, यानी कि अपने ही मोहब्बत के गला घोट करके मारेगा और उसके बाद धारदार हथियार से उसके शव के 35 टुकड़े करेगा। मतलब उसकी कितनी जटिल थी कि इस इलाके में वो लोगों के बीच में काम करता था और वो दरिंदगी की सारी हदें पार कर चुका था। इसी की तहकीकात के लिए जब टाइम्स नाउ नव भारत की टीम यहाँ पहुंची DLF फेज 2, तो यहाँ हमने पाया कि वो शख्स जो है लोगों से कम घुलता मिलता था। लोगों ने कैमरे पे आने से, बात करने से मना किया, लेकिन लोगों ने कैमरे के पीछे हमें जरूर बताया कि उसके हाव भाव जो थे वो बेहद ही संदिग्ध रहते थे। वो लोगों से घुलता मिलता कम था, बातचीत कम करता था। हालांकि यहाँ जो कुछ लोग हैं उनसे भी हमने बात करने की कोशिश की, जो दुकान जो ऐसे कम यहाँ के आसपास में ज़्यादातर रहते हैं, गार्ड वगैरह, तो उनका भी साफ तौर पर कहना था कि वो अक्सर लोगों से भिड़ जाता था। लोगों जब वो लोगों से हमेशा जो है वो बड़ी तलखी में बात करता था और वो जो है लोगों से छुपा के रखता था कि जिस तरीके से वो मानवता का और इंसानियत की वो जो बातें फेसबुक पे करता है, वो तमाम सोशल मीडिया पे करता है, जहाँ पे वो नारी शक्ति की बात करता है, लेकिन लोगों को यह अंदाज़ा नहीं था कि वो शख्स जो दिन रात नारी शक्ति के सपोर्ट की बात करता है, वही शख्स जो है वो अपनी ज़िंदगी में अपनी ही प्रेमिका की बेरहमी से 35 टुकड़े करता है और उन शवों के टुकड़ों को हर रात अपने घर में गुजारता है। आफताब इसी कॉल सेंटर में काम किया करता था, लेकिन उसके लब जल्लाद वाले कांड के बाद उसे जानने वाले उससे किनारा करने लगे हैं। जैसे जैसे हमारी पड़ताल आगे बढ़ रही है, आफताब की शख्सियत के बारे में नए खुलासे हो रहे हैं। उसके कलीग्स ऑफ द रिकॉर्ड उसके बेहद तुनक मिजाज, लोगों से कटा रहने की आदत की तकसीद कर रहे थे। यहां तक कि हमारी ग्राउंड इन्वेस्टिगेशन में यह साफ हो चुका था कि आफताब फरेब का जाल रचने में माहिर था। वो कभी खुद को विमेन राइट एक्टिविस्ट बताता, तो कभी फूड ब्लॉकर, तो कभी कॉल सेंटर वर्कर। हमारी तफ्तीश अब मुंबई से गुरुग्राम और गुरुग्राम से होते हुए दिल्ली पहुंच रही थी। हम आपको लिए चलेंगे उस स्पॉट पर भी जहां दिल दहलाने वाली ये वारदात हुई।
श्रद्धा के मर्डर के बाद अब इन्वेस्टिगेशन काफी जोरों शोरों से जारी है। दिल्ली पुलिस लगातार आफताब से सवाल कर रही है कि आखिर शव के टुकड़ों को आफताब ने कहां फेंका था। देखिए, अभी ये मेहरौली का वही जंगल है जहां पे हम मौजूद हैं और इसी जंगल के अंदर जो आफताब है उसने श्रद्धा के शव के टुकड़ों को इसी जंगल के अंदर फेंका था। इसके साथ साथ जो औजार है जिससे श्रद्धा की हत्या की गई थी, श्रद्धा के शव के टुकड़े किए गए थे, उसको भी इस जंगल के अंदर फेंकने का जो है अनुमान लगाया जा रहा है। लेकिन पुलिस तो इन्वेस्टिगेट कर रही है, लेकिन टाइम्स नाउ नव भारत भी आपके लिए एक इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट लेकर आ रहा है। हम कोशिश करेंगे उस ब्रोकर को ढूंढने की, घर मालिक को ढूंढने की, जिसके जरिए आफताब ने ये पूरा का पूरा जो फ्लैट है वो रेंट पे लिया था। जो हमें हमारे सूत्रों से पता चला है कि ये घर एक व्यक्ति का है जो यहां से बाहर रहते हैं और अभी उनसे संपर्क भी नहीं हो पा रहा है। इसके साथ साथ उनका एक जो है वो भतीजा है जो पूरे घर की रखवाली करता है, जो किराया उनसे लिया करता था, जो पैसे का हिसाब किताब रखता है, उसका नाम रोहन है। तो हम एक बार कोशिश भी करेंगे रोहन से बातचीत करने की। हम पहले रोहन को फोन करेंगे। देखिए, रिंग लगातार जा रही है लेकिन रोहन हमारा फोन नहीं उठा रहे हैं अभी। और इस घर के मालिक से भी हम जो है अभी बात करने की कोशिश करेंगे। ये हमने नंबर लगाया। ये सतीश कुमार, ये इस घर के जो मालिक हैं उनके भाई हैं, 2 भाई हैं जिनका ये घर है। हमने उनको फोन किया है और हम उम्मीद करते हैं कि ये फोन जो है वो लगे। ये देखिए, रिंग जा रही है और अब सतीश जी से हम कोशिश करेंगे कि बात करें। लगातार हमारी कोशिश है कि रोहन या सतीश या इस घर के जो मालिक हैं उनसे हम संपर्क कर पाएं, क्योंकि अभी तक उनका कोई अता पता नहीं है। अभी तक वो किसी से मिल नहीं रहे हैं, बातचीत नहीं कर रहे हैं। वो कहां हैं ये भी नहीं पता। और इसी के साथ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटूं, आप बने रहिए हमारे साथ।